This is Dr. Sheila Tikku speaking for BSc Part 3rd. We are taking the chapter Thermodynamic and Kinetic Aspects of Metal Complexes. धातु संकुलों के ऊष्मागतिक तथा गतिज पक्ष. डेफिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी. स्थायित्व शब्द का साधारण सा अर्थ है कि यौगिक बनता है और उपयुक्त परिस्थितियों में लंबे समय तक उसको स्टोर किया जा सकता है. जैसे कि कॉपर NH3 संकुल आयन अस्थायी है, लेकिन अम्लीय विलयन में इसे लंबे समय तक रखा जा सकता है. तो इस तरह की महत्वपूर्ण बातें हम थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स के साथ में लेते हैं. थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी. थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि कोई एक संकुल जैसे MLN है, उसको हम MLN+ में चेंज कर देते हैं. उसके अंदर कोई लिगेंड हम जोड़ देते हैं. इस तरह का जोड़ना थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट कहलाता है. दूसरी चीज़ है काइनेटिक स्टेबिलिटी. काइनेटिक स्टेबिलिटी का मतलब है इसमें अलग अलग तरह के रिएक्शंस होते हैं, यानी जीरो रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड सो ऑन. इसके अंदर हम कॉपर टेट्रामीन को लेते हैं, जो कि धीरे धीरे एक एक पीढ़ी चढ़ते हुए अलग अलग रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है. नेक्स्ट है हमारे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस. इसके अंदर हम लिगेंड लेते हैं और लिगेंड और मेटल को कंबाइन करके हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसके अंदर हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, उसको प्रोडक्ट की सक्रियता का गुणनफल को हम रिएक्टेंट की सक्रियता की गुणनफल से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास स्टेबिलिटी कांस्टेंट आ जाता है. इसके अंदर हम पानी का भी इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, मेटल प्लस लिगेंड. अधिकतर उदाहरणों में धातु आयन को घेरने वाले अम्लीय अणुओं की संख्या अज्ञात होती है, मगर कई जगह ये ज्ञात भी होती है. तो इसके अंदर हमारा आएगा MLN, यानी ये प्रोडक्ट, और उसको हम डिवाइड करेंगे M और L के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से अलग अलग, जिससे कि हमारी K की वैल्यू आ जाती है. अब हम आपको कुछ संकुलों के स्थायित्व स्थिरांक बताएंगे, यानी जिसका स्थायित्व स्थिरांक बहुत ज़्यादा, जैसे 10⁻⁻30 है, वो बहुत चंचल है, और जिसका 10⁻44 है वो कम चंचल है. स्थायित्व स्थिरांक निकालने के लिए हम रिएक्शन लिखेंगे, जैसे M+L गिव्स ML, और इसका हम K निकालेंगे. K कैसे आएगा? ML अपॉन M इंटू L. इस तरह से ML इंटू M इंटू L निकालने के बाद जो हमारा β4 आएगा, फिर हम निकालेंगे β1, यानी ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट. इन सब को ऐड करके या इनका एवरेज निकाल के हम निकालेंगे ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट. ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट जिसका जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा पाई जाएगी. कुछ इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, कुछ न्यूक्लियोफिलिक होते हैं. इलेक्ट्रोफिलिक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक वो होते हैं जो न्यूक्लियस को लव करते हैं. तो इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड्स के अंदर जो कैरेक्टर्स पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लव करते हैं, यानी नेगेटिव आइडेंटिटी उनके पास आती है, और जो
न्यूक्लियोफाइल को लव करते हैं उनके पास पॉजिटिव आइडेंटिटी आती है। इसके अंदर हम आपको एक चार्ट बता रहे हैं, जिस चार्ट के अंदर विभिन्न कंपाउंड्स के रिएक्शंस, उनके स्थायित्व कांस्टेंट और उनके ओवरऑल स्थायित्व कांस्टेंट दिए गए हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये चार्ट परीक्षा में आने की संभावना रखता है। इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट के अंदर कई एक कांस्टेंट्स ऐसे हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट्स ऐसे हैं जो कि जिनको के मल्टीप्लाई किया जाता है 1/k, उनका एक स्थिरांक है और उसी स्थिरांक के साथ इनकी कैलकुलेशन करी जाती है। और इसके लिए हमने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं जिनके अंदर आप आराम से k की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस k की कैलकुलेशन के साथ ही आप डेल्टा t डेल्टा s भी निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है डेल्टा G = डेल्टा H = T डेल्टा S। डेल्टा G है आपकी मुक्त ऊर्जा, डेल्टा S है आपका चेंज इन एनट्रोपी और डेल्टा H है चेंज इन एंथैल्पी एंड T इज़ द टेम्परेचर। अंत में आप इसको 2.303 R log बीटा तथा 1/T का ग्राफ भी बना सकते हैं और ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तब आपका रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है और उसकी जो है एनेट्रोपी और एंथैल्पी दोनों ही सेटिस्फाई होती हैं।